हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हम प्रीवियसली क्लास में आपके सामने कुछ बेहतरीन गोल्डन पॉइंट हमने आपके साथ कवर किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आपका क्लास रहने वाला है। जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपका, आपको जून में देखने को मिलेगा एमपी ग्रुप 5 के लिए। और भी यदि आप नॉर्थ का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके साथ कंडक्ट करते हैं जो कि सीधे ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक आपने ग्रुप 5 के एग्ज़ाम पेपर नहीं लिए हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप हमसे ग्रुप 5 के एग्ज़ाम पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। कहीं पे भी पैसे देने का ज़रूरत नहीं है, हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेपर ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना है एंड देन 48 आवर्स में आपको क्या है कि पेपर आपको डिलीवर हो जाएंगे। तो इससे पहले आप सभी न्यूज़ आप पेपर को रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आप सभी को बताना था। ठीक है, यदि आपने अभी तक अपने तैयारी अच्छे से करके रखी हुई है और यदि अपनी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए एक बेहतरीन बुक निकल के आया हुआ है। बुक में संपूर्ण कंटेंट और संपूर्ण सिलेबस दिया हुआ है, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप इस बुक को पढ़ के आराम से दे सकते हो। बुक को कैसे खरीदना है तो बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी इसको बाय कर सकते हो या नंबर है वहाँ पे कॉल भी हमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ एडिशनल पैरामीटर्स जो कि आपको बताना था। कल का जो प्रीवियसली क्लास हमारा था, कुछ ऐसे ही गोल्डन पॉइंट्स ऑन वन लाइनर एमसीक्यू के बेसिस पे हमारा क्लासेस क्या कर रहा था, रन कर रहा था। आज का उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा क्लास रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बने रहिएगा। साथ में ही बहुत कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। यहाँ से करते हैं। चलो, जो हो गया था इम्यूनाइजेशन हो गया था आपका, शायद आई थिंक यहाँ से देखने को हमको क्लासेस मिल गया था। ठीक है, चलिए आपका जो हमारा क्लास है डेफिशिएंसी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1992 में नाको आपको देखने को मिला था, तो हम सीधा जो क्लास आपको देखने को मिलेगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे एड्स से। ठीक है, तो यहाँ से जो से आपसे एड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1986 में फर्स्ट केस आपको देखने को मिला था। और ईयर का पूछे यदि आपसे तो 1986 वहाँ पे आपको दे के आना है। ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी कहाँ डिटेक्ट हुआ था? ठीक है, फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी यहाँ पे आपको डिटेक्ट हुआ था 1986 में देखने को मिला हुआ था। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1987। ठीक है, कब हुआ था? 1987 में आपके लिए केस भी क्या देखने को मिला था, यहाँ केस भी देखने को मिला था और लॉन्च भी हो गया था। तो आपको ईयर का ज़्यादा मेंशन नहीं करना है। 1986 में आपको फर्स्ट केस देखने को मिला था और वहीं 87 में आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ से प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, 1992 लॉन्च इन नाको। ठीक है, नाको का यहाँ पे जो 1992 में नाको को क्या कह रहा है, लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, जिसका फुल फॉर्म भी कभी-कभी पूछा जाता है। तो आप फुल फॉर्म भी अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद एड्स में क्या-क्या चेंजेस आपको देखने को मिले थे? तो 2004 में जो एआरटी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 2004 में वो आपको देखने को मिली थी एआरटी। एआरटी करके आता है कि एआरटी थेरेपी हम एड्स पेशेंट को कब यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो जैसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तो हो गया एड्स के रिगार्डिंग का इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एड्स के जितना भी अभी ईयर का थीम है आपका, चाहे 2022 का हो चाहे 2023 का हो, ये पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर थीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम अच्छे से पता होगा तो आपके पास प्लस पॉइंट रहता है कि किसी भी एग्जाम में आप अच्छे से रैंक कर सकते हो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी थीम्स के रिगार्डिंग हमेशा ही पूछा जा सकता है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का है कि आफ्टर मेनोपॉज एवरी ईयर 3 to 5% बोन मास डिक्रीज। ठीक है, ये तो कि है कि यहाँ पे जब तक आफ्टर मेनोपॉज आपका 3 to 4% क्या होता है, 3 to 4% या 3 to 5% आपका बोन का है डिक्रीज होने लगता है। आपकी बोन की डेंसिटी, मिनरल्स और एज जो एक फैक्टर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बोन की मिनरल डेंसिटी क्या होती है, लूज होने लगती है। ठीक है, एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है, तो ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें पोर्स वगैरह आपका देखने को मिलता है। ठीक है, एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है इम्बेलेंस हो जाता है। ठीक है, बोन मिनरलिटी और डेंसिटी के बीच में क्या हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि पोर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी पूरी बोन क्या हो जाती है, फ्रेजाइल वगैरह की कंडीशन हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ओस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। ठीक है, रिकेट से बोलते हैं। इन चिल्ड्रन की यदि बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी किस में आता है, चिल्ड्रन में आता है। ठीक है, और यदि अडल्ट का बात करें तो ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से रीड आउट करके जाना, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। जैसा यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी का भी मैंने लिख के रखा है, तो ओस्टोमलेशिया उसको देखने को मिलता है। नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा कितना रहता है फ्रेंड्स, तो बात बताएं यदि नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा एट द टर्म की बात करें, ठीक है, कितना रहता है, 500 ग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 500 ग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका प्लासेंटा का वेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी का वेट है। ठीक है, नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, कितना रहता है, 500 ग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात करें, आपको यदि प्लेजेंट का और भी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है तो आप इसका अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ के जाइएगा, कितना कैसा क्या सेव होता है। ठीक है, कितने क्या क्या इसमें कोटलीडियंस पाए जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लासेंटा कौन कौन से होते हैं, बेटल डोर प्लासेंटा होता है, सक्शन चूरिएट प्लासेंटा होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, मार्जिनल प्लासेंटा होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ के जाइए, लेंथ वगैरह अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए कि कितना लेंथ होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आराम से पढ़ के और बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है, फॉर द टिटनेस एंड द एंथ्रेक्स सोइल एक्ट एज अ रिजर्वर। ठीक है, आपका जो टिटनेस और एंथ्रेक्स है वो सोइल एक ऐसा वो मीडियर होता है जहाँ पे कि वो सोइल को वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होता है वहाँ पे स्टे करके वो अपना रिजर्वोयर का और अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। ठीक है, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, कब लॉन्च होता है, 1976 में। द नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, 25 अगस्त टू 28 सितंबर एवरी ईयर टू प्रमोट आई डोनेशन आई ब्लैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि जो बीक से पूछा गया है, तो 25 अगस्त से लेके तो 18 सितंबर तक हम क्या कहते हैं, आई डोनेशन के ब्लैंकी का जो कैंप वगैरह है वो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रन किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि 1974 में WHO लॉन्च द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसा मैंने भी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि 1974 में आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बट कौन सा किया था, तो EPI। ठीक है, EPI का आपका जो होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। फिर आफ्टर डेट आपका नॉर्म किया गया था 1985 में, आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है वो आपका लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ईयर्स आपको मेंशन और बहुत अच्छे से रीड आउट करके जाना है एग्ज़ाम में, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में आप सभी लोगों से। ठीक है, बात करते हैं नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, तो जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल है आपको कितना देखने को मिलता है, 8.4 से लेके तो 10.2 mg/dl। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, 8.4 से लेके तो 2 mg/dl देखने को मिलता है। जब भी आप ये चीज़ें ऐसी पढ़ते हो तो इसके पीछे का जो वैल्यू दिया रहता है mg/dl, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर वैल्यू पीछे का जो वैल्यू होता है या यूनिट्स होता है वो उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो आपका क्वेश्चन और आपके जो वैल्यूज है वो टोटली कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन कौन सा होता है, तो WBC होता है। हम WBC को डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, WBC आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, सेकंड इन्फेक्शन प्रोटेक्शन होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। तो ये WBC के पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ द WBC यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
डब्ल्यूबीसी का जो आपको नॉर्मल रेंज देखने को मिलता है, एडल्ट में आपको अच्छे से पता है कि 4000 से लेके तो कितना इसका एक नॉर्मल लेवल जो रेंज है आप सभी को पता होना चाहिए। 4000 से लेके तो 11000 के समथिंग अडल्ट का देखने को मिलता है। वही बात कर ले अपन चिल्ड्रन और अडल्ट का, तो उसमें थोड़ा अप देखने को मिलेगा, और न्यू इन्फेंट्स का भी आपको 20,000 या से अबव तक देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसका कितना होता है, ठीक है। यदि इन्फेंट का पूछते हैं तो आपको बताना है कि 15,000 से लेके तो 20,000 के समथिंग है न्यूबॉर्न वगैरह का, ठीक है। जो चिल्ड्रन बच्चे रहते हैं, ठीक है, अडल्ट नहीं होते, उनका आपको 15,000 से 11,000 से 15,000 के समथिंग का देखने को मिलता है। तो मेक श्योर आप जब भी क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हो ऐसे सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आपको आरबीसी का भी पता होना चाहिए, इसका क्या लाइफ स्पान होता है, 120 डेज होता है, ठीक है। और यदि इन्फेंट वगैरह का बात करें तो 90 डेज़ के 100 या 100 के समथिंग इसका आपको लाइफ स्पान देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ब्लड बैंक में कितना होता है, 30 to 45 डेज ब्लड बैंक में होता है, ठीक है। रोस्ट आरबीसी क्या होता है, ठीक है, कब तक इसको दिया जा सकता है, ठीक है। यदि आप आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ है कि जो आप सभी को क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले रीड आउट करके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसा मैंने अभी आपको बताया 1985 में आपको देखने को मिला था। कब देखने को मिला था, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे कि कॉप्टिक स्पॉट इज सीन इन मीसल्स, ठीक है। तो सही बात है ये है कि कॉप्टिक स्पॉट आपको कहाँ देखने को मिलता है, मीसल्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मीसल्स में कॉप्टिक स्पॉट आपको सीन देखने को मिलता है। रूबेला इज कोज्ड बाय द टोगो वायरस, ठीक है। कॉप्टिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है, मीसल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। रूबेला कोज्ड बाय द टोगो वायरस, ठीक है। कॉप्टिक स्पॉट एक्चुअली होता क्या है, तो बाइटिस आपको देखने को मिलता है माउथ में, ठीक है। यहाँ पे माउथ में असल में आपकी बक्कल कैविटी है, वहाँ पे एक बाइटिस तरह का एक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। वही क्या होता है कि कॉप्टिक स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है, मीजल्स में देखने को मिलता है। और मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 14 दिन तक रहता है, ठीक है। 14 दिन से अब भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। इसमें प्रीड्रोमल स्टेज होती है, ड्रोमल स्टेज होती है, और बहुत अदर अदर चीज़ें भी इसमें अदर अदर पूछी जाती है। इरप्टिव स्टेज होती है, कौन सी स्टेज में कब यहाँ पे इरप्शन होता है, ठीक है। वो चीज़ें भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। वो पूछ के जाना है। और पीरियड ऑफ द कम्प्लेबिलिटी क्या होता है वो भी अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। सारे ही जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है फ्रेंड्स, सभी को आपको अच्छे से रीड करके जाना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मिशन इंद्रधनुष ऑन द 25 दिसंबर 2014 में यहाँ पे लॉन्च तो हो गया था, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कब हुआ था, तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो 25 दिसंबर 2014 को यहाँ पे लॉन्च किया था। CSMF क्या होता है, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, दो बार रीड कर रहा हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा। चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, जो कि स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1992 में स्टार्ट हो गया था। क्या करता है ये, MCH का सर्विस प्रोवाइड करता है, मेटरनल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करता था सेफ। कि इसका जो पर्पस है आपको सभी लोगों को कि क्या होता है कि चाइल्ड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में नाम में ही छिपा हुआ है, सेफ प्रेगनेंसी, सेफ चाइल्ड, सेफ बर्थ इम्यूनाइजेशन, टारगेट इन था RCH इन 1957। फिर जो चाइल्ड हेल्थ आपका ये सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, RCH से, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। इससे हमने 1997 में कर दिया। और कभी कभी पूछा जाता है कि 1997 वाला RCH कौन सा होता है, फर्स्ट फेज़ होता है इसका। सेकंड फेज़ आपको कब देखने को मिला था, 2005 में समथिंग इसका सेकंड फेज़ भी आपको देखने को मिला हुआ था। इसमें दो टाइप्स ऑफ द फेस होते हैं, जिसमें RCH होता है, RCH 1 होता है, RCH फेज़ 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कैटरेक्ट इज़ अ मेजर कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैटरेक्ट होता है वो मेजर कोज होता है आपकी ब्लाइंडनेस का इन इंडिया में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है, मोस्ट अबंडेंट कोज है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छे से इसको मार्क कर सकते हो कि कैटरेक्ट इज़ अ मेजर कोज ऑफ इंडिया ब्लाइंडनेस, ठीक है। कोलेरा, कैटरेक्ट में क्या होता है, ऑपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाता है स्टूडेंट, क्या होता है, ऑपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाता है। तो जिससे क्या है कि आपकी इमेज है, जो ऑब्जेक्टिव है वो आप क्लियर विजन क्लियर ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं कर पाते हो, जिससे क्या होता है कि आपका ऑपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाता है, ठीक है। उसी के लिए फिर क्या होता है कि आपको स्पेक्स वगैरह दिए जाते हैं, गॉगल वगैरह लगवाए जाते हैं, ठीक है।
कोलेरा कोज्ड बाय द विब्रियो कोलेरा, ठीक है। कोलेरा किसकी वजह से होता है, तो विब्रियो कोलेरा वायरस, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपरटेंशन ऐसा है कि जो एक मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग। यदि आपका जो बीपी है 130 सॉरी 120 180 रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यदि बीपी आपका 140 से अबव हो रहा है तो ही आपका हाइपरटेंशन की वाली कंडीशन होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मरीज पेशेंट्स जो होते हैं वो आपके यहाँ आते हैं, बट उनका क्या है कि बीपी सडनली बढ़ा रहता है, तो ऐसे में डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि उनको क्या है कि बीपी की कंडीशन। आपको हमेशा ही क्या है कि हर इंटरमीडिएट में टाइम पीरियड के साथ आपका 2 से 3 बार रीडिंग लेना है, देन ही बाद में बताना है कि हाँ ये कंडीशन अराइज हो रहा है, ठीक है। और क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाइपरटेंशन है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोला जाता है, ठीक है। अडल्ट का साइलेंट किलर आपको पता है कि हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो अननोन होता है, ठीक है। प्राइमरी फैक्टर कुछ भी नहीं होता, सारे ही सेकेंडरी फैक्टर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन या किसी और अदर फैक्टर की वजह से आपको ये चीज़ें कोज कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और सडनली ये चीज़ें आपके साथ हैपन होती है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस का बात करें तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता है कैपेटापिल, जो भी कैंसर चैनल ब्रोकर है, एएसी इनहिबिटर्स है, लेसिक्स वगैरह, ये सारी ड्रग्स इसमें दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, अमेलोडिपिन हुआ, टेलमिसार्टिन वगैरह मोस्ट कॉमन जैसी इसी ड्रग से चलती है वो सब कुछ इसमें दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट का ट्रीट करते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मॉडिफाइबल फैक्टर होता है, नॉट मॉडिफाइबल फैक्टर होता है, एज वगैरह जैसे कि इनकी वजह से जो भी आपको हाइपरटेंशन हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बस ऐसी जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है हम उसको चेंज करके आपके हाइपरटेंशन की कंडीशन को क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपसे इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन में आता है तो आप अच्छे से इसको पुटअप कर सकते हो, ठीक है। वंदे मातरम इसकी स्कीम इज द वॉलेंट्री स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विस स्टार्टेड ऑन द 9 फरवरी 2004, ठीक है। वंदे मातरम जो स्कीम आया था वो भी आपका एमसीएच के रिगार्डिंग ही था, जैसा एमसीएच था ये 9 फरवरी 2004 को हमको देखने को मिला हुआ था। वेजाइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना ड्यू टू फंगस कैंडिडिया एल्बिकेंस। जैसा मैंने कल बताया था कि कैंडिडिया एल्बिकेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है वेजाइना में, तो उसको हम वेजाइनाइटिस बोला जाता है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है एसिडिक होता है, ठीक है, यही बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो आपका फीमेल्स में क्या देखने को मिलता है, यूटीआई देखने को मिलता है, तो वो इसी की वजह से देखने को मिलता है। यूटीआई बच्चों मोस्ट कॉमन फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन यदि पूछा जाता है तो आप उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे। ओरल थ्रस इन चिल्ड्रन से कैंडिडिया एल्बिकेंस की वजह से होता है। बच्चों में ओरल थ्रस कैंडिडिया एल्बिकेंस क्या कोज करता है, ओरल थ्रस पर करता है, ठीक है। एनआरएचएम जो लॉन्च हुआ था 5 अप्रैल 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये इसमें देखने को मिला था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिशन एनएचएम लॉन्च इन द एनएचएम कब हुआ था, तो एनआरएचएम का होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, जो कब हुआ था 5 अप्रैल 2005 को देखने को मिला था। वही बात करते हैं मिशन नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च आपका 1 मई 2013 में लॉन्च होता है। इट इज़ द टू सब मिशन ऑफ द एनआरएचएम और एनयूएचएम, ठीक है। दो तरह का होता है, एनयूएचएम होता है, एक एनआरएचएम होता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन होता है, ठीक है। वैक्सीन कैरियर कंटेन टू 6 to 20 वायल्स, ठीक है। जो वैक्सीन कंटेन होता है, ठीक है, इसमें 6 से लेके तो 16 से लेके तो 20 वाइल आ जाती है, जो कि आपकी कम्युनिटी लेवल पे जाता है, सब सेंटर लेवल पे जाता है, जहाँ से वैक्सीन का मोस्ट कॉमन जो एक जो चेन होता है ना, मोड ऑफ द चेन होता है, वो वहाँ से टूट जाता है। तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन और सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड यदि वैक्सीन कहीं पे होता है तो वो आपके सब सेंटर या कम्युनिटी लेवल पे देखा जाता है। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे उनका आंसर करना होता है, ठीक है। Streptomycin is an the anti-tubercle drug that cannot be given during pregnancy. It can cross placenta and harm the baby, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग होता है जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टाइप की ड्रग होती है, जो कि हम बेबी को और प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में लैक्टेटिंग मदर है तो भी नहीं देते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपके ईयर में ओटाइटिस मीडिया करवाती है, एट के लिए जो नर्व है, ठीक है, उसको क्या करती है, डैमेज कर देती है, ठीक है। ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, ठीक है। बैक्टीरियो क्या है, ये बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल है, सॉरी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको ओटेसिटी, लंग क्या बोलते हैं, आपकी एयर में प्रॉब्लम या हेयरिंग लॉस भी करवा सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप पेशेंट को स्टेप्टोमाइसिन देने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें का नॉलेज हमेशा होना चाहिए, ठीक है।
चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स पे। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ऑटोटॉक्सिसिटी ड्रग डेट डैमेज द एट क्रेनियल नर्व डेट द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, तो आप वापस रीड करने का ज़रूरत नहीं है। जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज गिवन बाय द, जो जर्म थ्योरी डिसीज़ है वो किसने दिया था, तो जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज़ किसने दिया था, लुइस फास्चर ने दिया था। आशा आशा का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट से पूछा जाता है, रिक्वायर्ड होता है, अंडर एनआरएचएम की काम करती है, कितनी पॉपुलेशन पे काम करती है, तो 100 पॉपुलेशन पे काम करती है वो किला। यदि इनसे पूछा जाता है कि इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। ये जो एज क्राइटेरिया है 25 से 45 ईयर तक समथिंग रखा गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम GSSY ऑन द 1 जून 2011 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, GOV यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था, कंप्लीट फ्री एंड द कैशलेस सर्विस है। ठीक है, GOAB का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड द सिजेरियन ऑपरेटिंग एंड द सिक न्यूबॉर्न। ठीक है, सब जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जब भी जननी सुरक्षा का या उसका काम था, आशा का काम था, उसका ये था कि प्रमोट करना है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है। मोटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है, आपको कम करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी क्या करना है, कम करना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थी आशा की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम रन किया था और काफ़ी बेहतरीन ही ये प्रोग्राम है। अभी तक नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनकी वजह से, आशाओं की वजह से बहुत सारी हेल्प उनको मिलती है। इनको क्या है कि इनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आशा अच्छे से वर्क करते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, यदि पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इन इंडिया में, तो न्यू दिल्ली में बताना है। ग्रोथ रूट ऑफ वर्कर इन द हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का क्लास आज का सभी स्टूडेंट्स के लिए। यदि क्लासेस समझ में आया हुआ, कुछ नया कंटेंट आपको लग रहा है, तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, इस मेहनत को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आने वाली और भी दिनों में हम ऐसी ही क्लासेस कंटिन्यू डेली के डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम से पहले बेहतरीन तैयारी आपका हो जाएगा। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, बट क्या है कि कंटिन्यूटी स्टडी में अच्छे से मेंटेन बना के रखना है, तभी जाके आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फोकस करने का कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आप चीज़ें लर्न कर पाओ। एडिशनल भी पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी क्लास में, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, और बुक किसी को चाहिए तो परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से इसको आप परचेस कर सकते हो। और पेपर किसी को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। तो वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।